नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लॉ सीएस पर। चलिए फिर आज लेकर आए हैं आपके लिए सोशियोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर, डेवलपमेंट फ्रॉम वैदिक टू पोस्ट वैदिक सोसाइटी। सबसे पहले आपको बताएंगे वैदिक सोसाइटी क्या है, उसके बाद लेटर वैदिक सोसाइटी यानी कि पोस्ट वैदिक सोसाइटी। चलिए फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी का लेक्चर 2, जिसमें आपको फर्स्ट टॉपिक बताया जाएगा। फर्स्ट टॉपिक इसका यूनिट फर्स्ट का, ठीक है। पहला टॉपिक क्या था आपका? डेवलपमेंट फ्रॉम वैदिक टू पोस्ट वैदिक सोसाइटीज, पोस्ट वैदिक सोसाइटी। ये आप पढ़ेंगे आज के पूरे वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको पूरी विस्तृत जानकारी चाहिए। सबसे पहले आप देखिए क्या है वैदिक सोसाइटी। वैदिक सोसाइटी क्या है? वैदिक सोसाइटी, तो आपको अगर लॉन्ग आंसर लिखना होगा तो उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे टाइम पीरियड क्या है। वैदिक सोसाइटी का टाइम पीरियड क्या है? 1500 टू 500 BC, ठीक है। ये आपका टाइम है। सिविलाइजेशन कौन सा था? तब आपका चल रहा था वैदिक सिविलाइजेशन। जियोग्राफिकल एरिया क्या था आपका, मतलब कि किस एरिया तक लिमिटेड था? नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सिटीजन्स कौन थे उस टाइम? आर्यंस थे। सिटीजन्स कौन थे? आर्यंस थे। टाइप क्या था? इसके दो टाइप है आपके, एक अर्ली वैदिक और दूसरा है आपका लेटर वैदिक। लेटर वैदिक पीरियड भी बोल सकते हैं, टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको बताते हैं। इसमें है वैदिक सोसाइटी का मतलब, वैदिक सोसाइटी कब से कब चली? 1500 टू 500 बिफोर BC। उसके बाद सिविलाइजेशन कौन सा था? वैदिक सिविलाइजेशन था। ज्योग्राफिकल एरिया क्या था? नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। सिटीजन्स कौन थे? आर्यंस थे। और कितने टाइप्स हुए वैदिक सोसाइटीज के? दो वैदिक सोसाइटी के टाइप्स, एक अर्ली वैदिक और दूसरा लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन का, यानी कि जो इसका है। पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, प्रोसेस क्या था लेटर वैदिक से पोस्ट वैदिक पे जाने का, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम पीरियड और सिविलाइजेशन उस टाइम पर क्या हुआ था। तो पहला है आपका प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें देखेंगे आप, सबसे पहले देखिए टाइम पीरियड क्या था। तो टाइम पीरियड आपको पता ही है 1500 टू 500 BC था, जिसमें क्या हुआ? वेदास लिखे गए। वेदास आर रिटेन। कितने वेदास हैं? 4 वेदास हैं। नेम पता है किसी को? कमेंट करिए। और उस टाइम के ह्यूमंस जो थे उनको क्या कहा गया? आर्यंस कहा गया। आर्यंस आर ह्यूमन एट दैट टाइम, ह्यूमन दैट टाइम, ठीक है। और फिर आर्यंस का मतलब क्या था? मीनिंग ऑफ आर्यन, सबसे पहले लिखिएगा मीनिंग ऑफ आर्यन में। आप क्रोम पर भी सर्च कर सकते हैं इसे, वहाँ पर आएगा नोबल पर्सनैलिटी, यानी कि नोबल पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, ठीक है। और जो पीपल्स लिविंग रह रहे थे इंडियन कॉन्टिनेंट, उन्हें क्या कहा गया? जो इस इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे उन्हें क्या कहा गया है? आर्यावर्त कहा गया है। पीपल लिविंग इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट नोन एज आर्यावर्त, नोन एज आर्यावर्त। आपने अगर कुछ पंडितों के मुख से भी सुना होगा जम्बू द्वीप पे आर्यावर्त भारत खंडे, ठीक है। तो ये वही आर्यावर्त है, आर्यावर्त। और इस अनुसार अगर हम लोग देखें, अकॉर्डिंग टू दिस, अगर इस अनुसार हम लोग देखें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो किस द्रविड़ द्वारा बनाया गया था? वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन जो था, जिसको हम लोग हड़प्पा अदर नेम से किस नेम से जानते हैं? अदर नेम हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा खुदाई, जो वही हड़प्पन सिविलाइजेशन मिला है जहाँ पर, ठीक है। ये किसने नॉर्थ में, जो नॉर्थ इंडिया में बिल्ट हुआ था, इसका नॉर्थ इंडिया है। मेड बाय द्रविडियंस, मेड बाय द्रविडियंस, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले तो वैदिक सोसाइटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, वो डिवीज़न देख लेते हैं। वैदिक सोसाइटी को 2 टाइप्स में डिवीज़न हुआ। ये आपके 2 टाइप्स हुए, पहला तो प्री वैदिक, फिर
पोस्ट वैदिक सोसाइटी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ये फर्स्ट वैदिक सोसाइटी क्या है। तो इसमें लिखेंगे द सोसाइटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ when Vedas have been written। वैदिक सोसाइटी उस समय को कहा गया है जब आपके वेद लिखे गए थे, ठीक है। और इसे ही कहा गया है वैदिक एरा, सेड टू बी एंड वैदिक एरा, ठीक है, वैदिक एरा। और इस टाइम की, और जो उस टाइम की सोसाइटी थी उसे कहा गया है एंड द सोसाइटी एट दैट टाइम इज नोन एज वैदिक सोसाइटी। गुड, वैदिक सोसाइटी, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे इसका टाइम पीरियड क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब चीज़ें आप लोग देखेंगे, ठीक है। पहले तो मैंने वैदिक डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन मैंने ऊपर बता दिया आपका। प्री वैदिक, अर्ली वैदिक इसको बोला जाता है, दूसरा पोस्ट वैदिक यानी कि लेटर वैदिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आप यहाँ पर बना करके फिर वैदिक सोसाइटी डिफाइन कर सकते हैं। वैदिक सोसाइटी के आप टाइप्स लिख सकते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड लिख सकते हैं, वो तो आप डिफाइन कर चुके हैं पीछे। अब यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए अर्ली वैदिक यानी कि प्री वैदिक सोसाइटी। तो प्री वैदिक सोसाइटी में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे प्री वैदिक सोसाइटी क्या है, ठीक है। तो प्री वैदिक सोसाइटी में आप सबसे पहले लिखिए द आर्यंस। जो आर्यंस थे वो कौन थे, उस टाइम के ह्यूमंस बीइंग थे। आर्यंस वो मोस्टली लिव्ड इन द प्लेन्स ऑफ इंडस, इन द प्लेन ऑफ इंडस एरिया, इंडस के एरिया में रह रहे थे, ठीक है, जो आपका इंडस रिवर है उसके एरिया में। और इंडस को क्या कहा गया था, सप्त सैंधव कहा गया है। इंडस इज नोन एज सप्त सैंधव, नोन एज सप्त सैंधव, यानी कि सप्त सिंधु भी कहा जाता है, सैंधव हिंदी में, और या तो सिंधु भी बोल सकते हैं आप, सप्त सिंधु, ठीक है। चलिए अब जो रिवर्स थी उसमें, इस सप्त सिंधु में 7 रिवर्स थी, उनके भी नेम देख लेते हैं, ठीक है। सप्त सिंधु में सबसे पहली नदी है आपकी झेलम, ठीक है, इसका एंशिएंट नेम है झेलम, जिसे अब क्या कहा गया है, वितस्ता, ठीक है। दूसरी है आपकी चेनाब, ये रिवर्स नेम्स हैं, जिसे अब कहा गया था अस्किनी, क्या कहा गया था, अस्किनी। दूसरी है रावी नदी, पुरुषिनी जिसे कहा गया था। व्यास नदी जिसका नाम विपाशा। सतलुज नदी, सतलुज नदी जिसे शतुद्री भी कहा जाता है, शतुद्री भी कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है आपकी इंडस नदी, जिसे अब सिंधु नदी भी के नाम से जाना जाने लगा, सिंधु। और लास्ट है आपकी सरस्वती, जो अब गायब हो चुकी है बिल्कुल, ठीक है, ये आपकी सरस्वती है। अब सबसे पहले जब आप इतना समझ चुके हैं, यहाँ तक समझ चुके हैं, अब इसके बाद देखते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस टाइम था ऋग वैदिक एरा में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, ठीक है, उस टाइम का। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम का सबसे पहले हाईएस्ट रैंक जो थी वो किसकी थी, हाईएस्ट रैंक थी जना की, ठीक है। और जना कौन था, ग्रुप ऑफ विशु था, ग्रुप ऑफ विशु, ठीक है। और विशु कौन था, विशु, विशु कौन था, ग्रुप ऑफ टाउन, ग्रुप ऑफ टाउन्स था, ठीक है। और इसका जो था क्या कहलाता था, विशपति, विशपति, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता था, इसका जो हाईएस्ट रैंक था राजना, ठीक है, यानी कि राजन, फिर विशपति, और फिर आप क्या आता है ग्रामीणी, ग्रामीणी, ग्रुप ऑफ फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली को ग्रामीणी कहा जाने लगा। इससे पहले था आपका कुला, ग्रुप ऑफ पीपल था ये, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। और इसका हेड क्या कहलाता था, कुलपा, और इसका हेड ग्रामीणी। अब आप देख लीजिए यहाँ से ये सेंटर चल रहा है बिल्कुल, ये पहुँचा। ये आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, और इसको आपको डिफाइन करना भी पड़ेगा। डिफाइन करने के लिए आप क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स लिविंग अंडर वन रूफ नोन एज फैमिली और कुला विच वर हेडेड बाई कुलपा एंड कुलपा मेक अ ग्रामीणा, ग्रामीणी आर हेडेड बाई ग्रामीणी, ठीक है। जो आपका ग्राम था वो हेडेड बाई ग्रामीणी था, यहाँ पर सॉरी ये ग्राम होगा, ये ग्राम हेड किया जा रहा था ग्रामीणी के द्वारा। और ग्रामीणी जब एक बार
ग्रुप हुए और उसमें से एक हेड बना। उनका हेड क्या कहलाया? विश्व। विश्व क्या था? ग्रुप ऑफ टाउन्स था। और इसका जो हेड था वो क्या कहलाता था? विश्वपति। और जब विश्वपति ने ग्रुप ऑफ विश्व जो थे वो क्या कहलाएंगे? राजना। तो यहाँ पर हाईएस्ट यूनिट क्या थी? राजना थी। और लोवेस्ट यूनिट कुल थी, यानी कि कुलपा। और हाईएस्ट जना, फिर कुला। अब समझ रहे हैं आप लोग, इसको आप डिफाइन करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। और उस टाइम पर जो ट्राइबल किंगडम थे देख लेते हैं, उनका भी नाम क्या था, क्योंकि वो पॉलिटिकल ऑर्डर से रिलेटेड थे। ट्राइबल किंगडम कौन कौन से थे वो भी देख लेते हैं आप। यहाँ पर भरत एक किंगडम था, भरत था, मत्स्य था, यदु था और पुरु था। यदु एंड पुरु, ठीक है। ये आपके ट्राइबल किंगडम्स थे, उस टाइम प्रिवेल कर रहे थे। और आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा सभा और समिति भी थी। तो जो राजा था वो राजपुरोहित के द्वारा असिस्टेड किया जाता था। राजपुरोहित कौन था? प्रीस्ट कहलाता था, जो पुजारी था। और जो सेनापति था वो सेनानी के द्वारा असिस्ट किया जाता था। सेनानी कौन से थे? जो आपके कमांडर वगैरह कहलाते हैं आजकल के। और उस टाइम पर एक जनरल असेंबली हुआ करती थी जिसको कहा जाता था सभा। और जो असेंबली ऑफ एल्डर्स होती थी उसे समिति कहा गया है। ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, शायद में भी पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो ये आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और ये लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर सभा और समिति को डिफाइन कर रहे हैं, बिल्कुल सभा एंड समिति को ही मत डिफाइन करिएगा, बस 2 या 3 लाइन में सभा या समिति की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, सभा क्या है और समिति क्या है। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन आता है राजन किसके द्वारा असिस्ट किया जाता था, तो राजन किसके द्वारा असिस्ट किया जाता था? यहाँ पर असिस्टेड बाई पुरोहित, यानी कि जिसको आप प्राइस्ट भी बोल सकते हैं, पुरोहित। और इसका एक सेनापति भी होता था जो किसके द्वारा असिस्ट किया जाता था? सेनानी के द्वारा। चलिए अब देखते हैं सोशल कंडीशंस क्या थी उस टाइम की, महिलाओं के जो है राइट्स क्या थे उस टाइम के। चलिए देखते हैं सोशल लाइफ कैसी थी ऋग्वैदिक सोसाइटी में। तो सबसे पहले सोशल लाइफ का मतलब आपको समाज में कैसा क्या चल रहा है वो सब होता है। तो ये सब आप डिफाइन कर सकते हैं ऑफ ऋग्वैदिक सोसाइटी। तो सोसाइटी कैसी थी? आप पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। कैसी सोसाइटी थी? पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। और इसका पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी हेडेड बाय मैन, ठीक है, समझ रहे हैं। मैट्रियार्कल यानी कि हेडेड बाय वुमेन। अब जो फैमिली का हेड था वो क्या कहलाता था? गृहपति कहलाता था। हेड ऑफ फैमिली को गृहपति कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था। सॉरी पेन खत्म, इंक चल नहीं रही है पेन, ठीक है, तो पेंसिल से देख रहा हूँ, अगर ट्राई कर रहा हूँ। तो उस टाइम जो हेड था वो गृहपति कहलाता था, ठीक है, गृहपति। और जो वुमेन्स थी, वुमेन कैसा राइट एंजॉय कर रही थी? वुमेन एंजॉयस इक्वल स्टेटस एज वुमेन, यानी कि महिलाएं भी इक्वल स्टेटस एज मैन। महिलाएं भी आदमियों की तरह इक्वल स्टेटस एंजॉय कर रही थी। सॉरी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों ना, वेट, लेट्स कंटिन्यू। तो उस टाइम की जो महिलाएं थी वो कैसा एंजॉय कर रही थी? स्टेटस, इक्वल स्टेटस, किससे? मैन से, ठीक है। और जो मेन थे उन्हें भी सेम अपॉर्चुनिटीज़ वोमेन और मेंस को दिया जा रहा था स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल ग्रुप के द्वारा। किससे? जो स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल वर्क्स होते हैं उसमें भी महिलाओं को इक्वल स्टेटस दिया जा रहा था, अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही थी, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू वोमेन। समझ में आ रहा है? महिलाओं को इक्वल दिया जा रहा था। और वुमेन्स जो थी कंट्रोल में थी किसके? हाउस होल्ड्स के। जो कार था वो वुमेन्स का क्या था? और वो केवल मेजर सेरेमनीज़ को जाएंगे, अटेंड मेजर सेरेमनीज़। जो महिलाओं का वर्क था वो सेरेमनीज़ में जाना, जैसे कि शादी ब्याह हो गया, ये सब में जाती थी। और उनका मेन वर्क था हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड वर्क। अब कुछ वुमेन पोइटेस भी हुई हैं, पोइटेस, जैसे कि आपने नेम सुना होगा अपाला घोष, लोपामुद्रा, ये बहुत ही जाने माने अपने। और एक विश्वावरा, विश्वावरा सुना है किसी ने नाम? विश्वावरा भी थी, ठीक है। ये आपकी जो थी ये उस टाइम की पोएटिस थी, कब की? ऋग्वैदिक सोसाइटी की, ठीक है। और उस टाइम पर चाइल्ड मैरिज थी कि नहीं थी? चाइल्ड मैरिज नहीं थी, यानी कि क्रॉस करिए, नॉट इन प्रैक्टिस। ये तो बहुत अच्छी बात थी। सती प्रथा ये भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर एक सती प्रथा नॉट इन प्रैक्टिस। ये सारी चीज़ें कि पोस्ट वैदिक काल से आने लगी, ठीक है। अब फूड क्या था उस टाइम का? फूड कंपोनेंट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि अब जब सोशल देख ही रहे हैं तो देख लेते हैं फूड भी क्या था। वीट और बार्ले था, वीट बार्ले था, ठीक है। मिल्क वो भी किसका? गायों का, काउस। और उसके डेरिवेटिव जैसे कि घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सब चीज़ें हैं। पनीर उस टाइम नहीं अवेलेबल होगी, समझ रहे होंगे। घी एंड कर्ड, केवल दही, दो ही चीज़ उस समय उपलब्ध थी। और वेजिटेबल्स भी थे,
ये सारी चीज़ें जो नेचुरली मिल रही थी वो सारी चीज़ें उनके पास थी, फ्रूट्स भी थी, ये सारी उनका आपने देखा यहाँ पर सोशल लाइफ ऋग्वैदिक टाइम का। अभी आपने देखा सोशल लाइफ, अब देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी ऋग्वैदिक टाइम की। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ऋग्वैदिक टाइम। कंडीशन ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है। तो इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर था। मेन ऑक्यूपेशन क्या था? कैटल रियरिंग और एग्रीकल्चर, यानी कि पशुपालन और एग्रीकल्चर। और उनकी जो वेल्थ थी वो किस में मेजर की जाती थी? वेल्थ वॉज मेजर्ड इन हाउ नंबर ऑफ काउज, यानी कि जो उनके पास नंबर ऑफ कैटल्स होते थे उससे उनके वेल्थ को नाप किया जाता था। और वो एग्रीकल्चर पर किस लिए प्रैक्टिस किए थे? फॉरेस्ट को साफ करके, क्लियर करके, जंगलों को काट करके। एग्रीकल्चर वो प्रैक्टिस्ड बाय देम बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट, क्लियरिंग फॉरेस्ट। और उस टाइम पर मेटल कौन सा यूज किया गया था? कॉपर और आयरन। मेटल्स यूज्ड एट दैट टाइम अ कॉपर एंड आयरन, कॉपर एंड आयरन, और थोड़ा सा कहीं कहीं ब्रॉन्ज भी यूज मिले हैं, ठीक है, तो ब्रॉन्ज भी यूज किया जाता था। कुछ लोग गोल्ड स्मिथ भी थे, सुनार जिसको बोलते हैं, ठीक है, सोने का भी काम करते थे, वर्क एज ज्वेलर्स, ठीक है, और गोल्ड, ठीक। एक पॉटर्स भी थे जो पॉटरी बनाते थे, पॉटरी वर्क। और आपको उस टाइम पर स्पिनर और कारपेंटर्स भी मिलते थे। स्पिनर क्लॉथ बनाते थे, बुनकर जिनको बोला जाता है, क्लॉथिस, और कारपेंटर आपके जिनको हिंदी में बढ़ई बोलते हैं, जो वुड का वर्क करते हैं, लकड़ी का वुड वर्क, ठीक है। और उस टाइम का मेन ऑक्यूपेशंस क्या थे लोगों के? सबसे पहले तो एग्रीकल्चर आ रहा है, एग्रीकल्चर था। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री था, यानी कि पशुपालन था। पशुपालन के बाद कुछ लोग क्राफ्ट्स में भी थे, क्राफ्ट और टेक्नोलॉजी में भी थे, ठीक है। और कुछ लोगों का काम था ट्रेड और कॉमर्स करना, यानी कि व्यापार करना, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक। तो ये आपका इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई। अब आपको अवंसन बढ़ाना है तो इसी तरीके से आप एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, ट्रेड कॉमर्स, ये सारी चीज़ों को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं अगर एक्सपेंड करने लगूंगा तो बहुत लेंदी जाएगा, आप लोग फिर बोरिंग स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको बस समझा रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर में डिफाइन करना होगा तो आप लिख सकते हैं एक मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी था, और इनहेबिटेंट्स जो थे वो हार्वेस्टिंग के, थ्रेसिंग के, इन सब चीज़ों से वेलवस थे, इसीलिए वो लोग सीजनल एग्रीकल्चर करते थे, और ये मेन ऑक्यूपेशन था। ये सब चीज़ें आप एग्रीकल्चर में लिख सकते हैं। दूसरा आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में जो है वो सब कहते हैं एग्रोपेस्ट्रल, यानी कि एग्रोपेस्ट्रल एग्रीकल्चर करते थे, यानी कि आप पशुपालन भी करिए और खेती भी करिए, ये, और जिसमें आप क्या कर सकते थे? आपके घर में कोई भी कैटल है तो उसका डंग निकलेगा, उसे आप एज अ फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते थे। तो इसीलिए उनके पास जो प्रॉस्पेरिटी थी आयरन की, उसे बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद है क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी। क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी में जैसे कि आपने अभी देखा, कारपेंटर्स थे, पॉटरी मेकर्स थे, और ये जो गोल्ड स्मिथ वगैरह थे, तो ये मेटलर्जी और पॉटरी ये सब चीज़ें बनने में थी। मेटल वर्कर भी होने लगे थे, वीवर्स यानी कि बुनकर भी होने लगे थे, स्पिनर यानी कि जो हथकरघा चलाने वाले लोग थे, ये सारी चीज़ें आपकी उस टाइम पर प्रिवेल कर रही थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बहुत ही अच्छी थी, जो लेटर वैदिक यानी कि पोस्ट वैदिक से बहुत ही अच्छी थी, कह सकते हैं। चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए फिर लास्ट टॉपिक देख लेते हैं अर्ली वैदिक पीरियड का, जो था आपका रिलीजियस कंडीशंस। उस टाइम पर क्या रिलीजियस कंडीशंस थी, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड को आप ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, ये तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, बट फिर से बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग किस मन में शक हो रहा होगा कि बोल रहे हैं अर्ली वैदिक को लिख रहे हैं ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है। ऋग्वैदिक एरा को आप पीरियड भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखा कि जो आर्यंस थे वो क्या करते थे? वर्शिप करते थे, किसकी? गॉड की, नेचर की, ठीक है। नेचर को वो गॉड मानते थे, और याजनास करते थे, यानी कि यज्ञ करते थे, यजनास और यज्ञ भी बोल सकते हैं, यज्ञ, ठीक है। और वो किसमें? सिंपल रिलीजन में। और वो बहुत ही, आर्यंस जो थे वेरी रिलीजियस पर्सन्स थे, बहुत ही पूजा पाठ किया करते थे। और जो आर्यन लोग थे वो बहुत ही सिंपल थे। कैसे थे? सिंपल पर्सन थे, वो नेचर को गॉड मानते थे, ठीक है। और वो कैसे थे? पर्सोनाफाइड पावर्स को नेचर मानते थे, पर्सोनाइड पावर ऑफ नेचर को, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? गॉड्स को 3 डिवाइड कर दिया, 3 क्लासिफिकेशन कर दिया गॉड का, 3 टाइप्स में क्लासिफिकेशन कर दिया, और 3 टाइप क्लासिफिकेशन कर दिया। और इच में क्या किया? 11 गॉड्स रख दिया, एक में 11 भगवान रख दिया। तो इस प्रकार आपके 33 गॉड हो गए, 33 टाइप के गॉड्स हो गए, ठीक है। यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं 33 कोटि,
यानी कि आप लोग कोटि बोलते हैं, वही है प्रकार, टाइप्स, ना कि वो करोड़। समझ में आया? कुछ लोग इसको करोड़ भी समझते हैं। और ये किससे इंपॉर्टेंस से अटैच था? कर्म और धर्म के आधार पर, कर्म और धर्म के आधार पर, ठीक है, अटैच था। और एक एक्शन से भी आपके अटैच्ड था, एक्शन, ठीक है। यहाँ पर कहा जाता था अगर आप अच्छा करेंगे तो रिवार्ड मिलेगा, गुड डीड्स रिवॉर्डेड, गुड डीड्स रिवॉर्डेड, और बैड डीड्स, जो आपकी बुरी संगति है, बुरे कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? पनिशमेंट। और पनिशमेंट के तौर पर क्या मिलेगा आपको? हेल, नर्क मिलेगा। यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर हेवन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट है, ये आर्यंस के द्वारा ही लिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल और हेवन propounded by आर्यंस, propounded by आर्यंस, आर्यंस के द्वारा ही propound किया गया था, ठीक है। तो चलिए है आपको आज डेवलपमेंट ऑफ वैदिक सोसाइटीज़ में मैंने अभी तक फर्स्ट लेक्चर यानी कि हाफ टॉपिक जो है आपका अर्ली वैदिक सोसाइटी और ऋग वैदिक एरा को मैंने पढ़ाया है, और पोस्ट ऋग वैदिक एरा यानी कि लेटर वैदिक पीरियड कल सेकंड लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तभी आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वैदिक सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।